वर्ण मतलब एक भेद, और दूसरा जो वर्ण से हिंदी में मतलब निकाला गया है रंग। तो अगर 4 रंग करें तो कौन सी व्यवस्था में कौन कलर होंगे, जिससे आप दूर से पहचान सको कि अभी यह कौन सी व्यवस्था में। तो एक तो वर्ण मतलब डिवीजन, भेद, और एक वर्ण मतलब कलर, दोनों एक ही चीज में मान सकते हो। जैसे कि एक स्कूल में जब नर्सरी होती है वहाँ ड्रेस लाल रंग की पहना देते बच्चों को, जिससे ये दूर से दिख जाए। केजी में जाते हैं तो एक कलर बदल जाता है, जैसे नर्सरी में सबसे ज़्यादा अटेंटिव रखना है तो लाल कलर पहनाते हैं, फिर केजी में थोड़ा ग्रीन। फिर प्राइमरी सेक्शन की एक ड्रेस होती है जिसमें कई जगह हाफ पैंट हाफ स्कर्ट भी होता है, और फिर सेकेंडरी एजुकेशन में कक्षा 9वीं से फुल पैंट फुल शर्ट, बड़े बच्चे जैसे। तो ये एक कलर हो गए। जीवन में अगर देखें और ऊपर से देखें तो बचपन का जो भेद है वो काले बाल अधिकांशतः सभी के होते हैं। कुछ देशों में ब्लंड कह सकते हैं, या ब्रूनेट जो बोलते हैं, ब्लंड जो भूरे बाल जिनके बचपन से हैं, या ब्रूनेट जो ब्लैक है। तो वैसे लड़के लड़कियां 25 की उम्र तक सारे बाल काले या ब्राउन जो भी है, उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में पहुंच रहे हैं, वैसे 25 के बाद भी कई बच्चों के बाल गिरने लगते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं, या कलर थोड़ा सा ब्राउनिश सा होने लगता है ब्लैक वाले का। तो एक दूसरा कलर 50 बरस की उम्र तक तुम देखोगे कि अधिकांश लोगों के बाल काफ़ी हद तक सफ़ेद हो गए, थोड़े से ब्लैक बचे हुए। तो बहुत सारे लोग उसमें मेहंदी लगाने लगे। 75 के बाद या तो बाल नहीं बचते हैं, या जिनके बच गए हैं दाढ़ी वाड़ी वो श्वेत सफ़ेद हो जाते हैं। और उस समय उम्र का एक वो पड़ाव होता है जहां आप बार बार रंगने की भी कोशिश नहीं करते हैं, जो है सो है, ठीक है। तो रंगों में बालों के रंग से एक वर्ण व्यवस्था बनी जो शीर्ष से देखने पर होती है, ये उम्र चल रही हो। और जो फोटोग्राफी में कहा गया है कि आप क्या कपड़े पहने या नहीं पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले की सबसे पहली नज़र आपके चेहरे और बालों की जाती है। तो कोई भी भेद अगर हो तो सिर से ही हो सकता है। इसमें बाद में जो विस्मृतियाँ हुई और जो इसको कुछ लोगों ने सुना, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में 4-5 कलर के लोग, ब्लैक, ब्राउन, येलोइश और वाइटिश। तो चूंकि भारतीय सभ्यता में जिसके बाल सफ़ेद हो गए वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, तो उन्होंने कहा अरे तुम बाल सफ़ेद की बात कर रहे, हमारा तो शरीर भी ज़्यादा सफ़ेद, तो हम ही राज करने के लिए पैदा हुए। और एक वाइट ड्वार्फ कॉन्सेप्ट आया कि सफ़ेद लोग राज करने के लिए पैदा हुए। अरे वो पैदा नहीं हुए थे, वो बेसिकली उस पड़ाव पे पहुंच गए थे जहां वह राज करने के लायक हो गए। जीवन की उम्र को जीते जीते सारे अनुभव एकत्रित हो गए थे, मोह माया से ऊपर उठ गए थे, वह राज करने के लायक हुए। तो जो सफ़ेद बालों के हो गए हैं, जो बीमारी से सफ़ेद नहीं हुए या बचपन से सफ़ेद नहीं, अनुभव पाते पाते और चाहे धूप में भी हुए, उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं जहां उनके जीवन के कुछ अनुभव हैं, जहां वह निर्देश देने लायक हो गए, जहां लोग उनकी बात मान सके। तब वह कहा कि वो ज्ञानी हैं, वो कुछ जानते हैं, तब वह सबसे महान। उनको कहा जो अगर कॉस्मोस है वो दुनिया भर की चीज़ें जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में क्या है सबसे ज़्यादा वही जानते हैं, या ब्रह्म को जानते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा। उससे जो पहले हैं जिसके आधे आधे हुए बाल, वो तो उस रास्ते पे जा रहा है, वह बनने के क्रम में जा रहा है, वह वनवास में जा रहा है या बनने के क्रम में। तो उसका जो प्रस्थान है वह बनने के क्रम में, ब्राह्मण बनने के क्रम में, तो वानप्रस्थ हुआ, वह दूसरे नंबर के। तो जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद बाल का है वह निर्देश देगा ब्राह्मण को जानने वाला,
और जो बन के उस रास्ते पे चल गया है, जो उस मुकाम तक पहुंचेगा, वही सही तरह से थोड़ा बहुत समझेगा, क्योंकि उसके निकट वही है। तो वह राज चलाने के लिए जो छील फाड़ कर सकता है, जो जान सकता है, तो वह क्षत्रिय। क्षत्रिय के पहले जिस मुकाम पे लोग हैं, जहाँ घर परिवार है, गृहस्थी है, तो वह गृहस्थ हुए। और उसके पहले बालचर्य है, ब्रह्म की उपासना करो तब मार्ग ठीक हो। और जो सफ़ेद बालों वाले हैं, वो जानते हैं कि कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, तो वह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोनों मिलके उपासना करें। तो जो 25 वर्ष के पहले का समय है, वो ब्रह्मचर्य। तो एक तो वर्ण व्यवस्था इस तरह से, इसको लोगों ने आश्रम व्यवस्था कहा। अच्छे श्रम की व्यवस्था। अब जो लोग इसमें जुड़े, जो इस समूह के श्रेणी में आते हैं, तब जो ब्रह्मचर्य में है उसकी चर्या क्या होगी? जो सब लोग काम बताएंगे, सफ़ेद बालों वाले, वानप्रस्थी या ग्रस्त वाले भी कभी कभी सबके काम करना है। सेवा ही उनका मुख्य काम है, कर्म ही उनका मार्ग है। तब सेवा अगर वो कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, तो उनको शूद्र बोला गया। उनके लिए हाथ पैर ही काम है, और कर्म ही उनका योग विज्ञान है। योग विज्ञान में वो कर्म योगी कहे गए। जाति अगर कहें, वर्ण को जाति जैसे कई जगह कहते हैं, तब वहां वह शूद्र कहे गए। तब जिनका मार्ग कर्म का है, सेवा का है या ब्रह्मचर्य का है, वह शूद्र हुए, ब्रह्मचारी हुए या कर्मयोगी। दूसरा जो क्रम आया इसके बाद का, जो गृहस्थ का है, घर में रह रहे, उनका काम क्या है? जीविकोपार्जन, प्रजनन, संतति बढ़ाना, बच्चों का ख्याल करना, बड़ों का ख्याल करना, घर बना के रखना। तब घर कौन बनाता है? जो बनाए वो बनिया, वो वैश्य, व्यापारी, कुछ देगा कुछ लेगा। तो वह वर्ग जो 25 से 50 वर्ष की उम्र में गृहस्थी के कार्य देख रहा है और प्रजनन और परिवार बढ़ाने के काम में लगा है, जो नए आने वाली संतान की पूजा करता है, बड़ों की पूजा करता है, रूप को देखता है, उसके लिए क्या भक्ति ही योग है। पति की पूजा या पत्नी की पूजा, पिता की पूजा, पुत्र को प्यार। तो नए बच्चे को जब आए तो उसको भगवान रूप माना, तभी उसकी पूजा कर सकते। तो भारत में और पूरे पूर्व में जो नया नवेला होता है, उसका नाम भगवान के नाम पे या अल्लाह के नाम पे रखने की कोशिश हुई कि चलो इस बहाने भगवान का नाम ले लेंगे। और उसको देख देख के उस मूर्त को, चाहे वह चाहे बच्चा हो बच्ची हो, भगवान को याद करना। तो भक्ति और आइडल वर्शिप उनके लिए महत्वपूर्ण है। फॉर्म इज इम्पोर्टेंट फॉर गृहस्थाश्रम। तो भक्ति योग, वैश्य व्यापार या बनिया उनका कृत्य, गृहस्थ उनका आश्रम, ये दूसरी श्रेणी है। अब जब हम 50 के हुए तो हमारे बच्चों की शादी हो गई, वो घर के अंदर आ गए। अब बच्चे घर के अंदर आ गए तो हमको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब जरूरत होती कि समाज में हम काम देखें। पढ़ मैंने लिया है, घर बार संभाल लिया, मेरे बच्चे अब आगे आ गए, तो घर में पूजा तो होती घर में। अब मेरे लिए आइडल वर्शिप महत्वपूर्ण नहीं। फॉर्म की पूजा कैसे करेंगे, वो तो मेरे बच्चे करेंगे। तो अब जो पूजा का हुआ कि मैं रिसाइट करूं, जब स्रोत, मेरे लिए कर्म क्या है? बाह्य कर्म है, बाहर से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें तो नहीं, न्याय व्यवस्था कैसी है। तब मेरे कर्म होंगे वह ज्ञान क्या होंगे, ये चीज़ कर लो, इससे ऐसा होता है, दोनों को सावधान। और आप नई नई चीज़ें बाहर सीख रहे हैं। तो ज्ञान मेरा योग है, कर्म मेरा क्षत्रिय है, और वानप्रस्थ बनने के जो ऊपर पहुंचना है या बाहर की तरफ मेरा आश्रम, घर के बाहर है। हम घर में भी रह सकते हैं, घर के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन हमारा जो मोह होगा वह घर के बाहर होगा, अंदर की तरफ नहीं। कई घरों में देखोगे जहाँ बहुएं आ जाती हैं, बच्चे की शादी हो जाती है,
तो मजबूरी में माँ बाप का कमरा या तो ऊपर शिफ्ट हो जाता अगर 2 तल्ला मकान है तो, या नीचे बच्चे रहते, ऊपर बच्चे रहते हैं, नीचे माँ बाप बने रहते हैं, बाहर वालों से वही मिलते हैं, रिश्तेदारी वही निभाते हैं, बच्चों को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। समाज के कार्य में वही आगे बढ़ेंगे। तो वानप्रस्थ उनका आश्रम, बाहर की तरफ तुमको कोई माँ बाप मिले होंगे 50 के ऊपर के जो लिपस्टिक वगैरह लगा के घूमते हैं, पाउडर वाउडर लगा, ठीक है चल रहा है, कपड़े वपड़े अच्छे होंगे, बच्चे मना करते हैं कि नहीं, लेकिन बाहर के सारे काम, मस्जिद में जाना है, मंदिर में मीटिंग है, तो ये उनके। अब इसके बाद मेरे बच्चे के बच्चे की भी शादी हो गई, वो घर में आ गए, मेरा बच्चा भी वानप्रस्थी हो गया, तो अब तो घर में रहने की भी जगह नहीं बची, अब मुझे घर से निकल जाना चाहिए, और जहाँ सब लोग अच्छी तरह से रहते हैं वहाँ रहना चाहिए। तो मेरा आश्रम कहाँ हुआ? संन्यास, जहाँ अच्छी तरह से लोग रह रहे हैं। मेरा पति बचा, मेरी पत्नी बची, कोई बचा, कई बार नहीं भी बचा, तो सब लोग जो अच्छी तरह से रह रहे हैं वहाँ रहें, और वो तीनों जो कृत्य हैं उनको देखते रहें। कोई मार्गदर्शन की जरूरत है कभी तो मैं देखता रहूं, और बाहर जाके भी मेरे बच्चे के बच्चे या दूसरों के बच्चों को जो भी आ जाए उसको मैं जो अनुभव जीवन का है मैं दे सकूं। तो राज्य करना मेरा योग है, राज मेरा योग है, संन्यास मेरा आश्रम, और कर्म ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण मेरा कृत। ये एक वर्ण व्यवस्था है। आज अगर तुम देखो इसको मुकाबले में तो बहुत सारी चीजें आप क्लैरिटी से आएंगी कि वो लोग जो साइंटिस्ट हैं, प्लानर हैं, अगर वो 20-25 वर्ष की उम्र से आ गए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के या कैम्ब्रिज से या JNU से, क्लर्क की तरह काम कर सकते हैं। जीवन के अनुभव नहीं है, नेट से पढ़ के, कुछ किताबें पढ़ के ज्ञान हो सकता। तब तुम देखोगे कि जितनी रिसर्चें होती हैं वो 60-65 साल में लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, 75 के भी हो जाते हैं, वो उस दिशा में लगे हुए कुछ खोज में। जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो 50 से 75 के बीच के लोग हैं, अच्छे पॉलिटिशियन, और जो 50 से नीचे के पॉलिटिशियन है वो उनकी प्रोफेशन है, उससे वो रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए नीतिगत व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। और 25 से नीचे तो सब लोग पढ़ ही रहे। कुछ देशों में जहाँ छोड़ दिया है माँ बाप ने उनको, वहाँ पीढ़ियाँ खराब हो रही हैं कि अपना कमाओ खाओ, तो पढ़ेंगे कैसे? अगर 12वीं के बाद 18 साल के बच्चे को आपने छोड़ दिया कि अपना कमाओ, तो पारिवारिक सरोकार खत्म हो गया, वो अपना परिवार चलाएगा, दाल रोटी समझ में आ जाएगी, तो समाज का विकास कैसे करेंगे? तुमने कहा अपने आप थपेड़े खा के सीख जाएगा, सीख तो जाएगा, लेकिन जो एक रिश्ते की छोटी सी बारीक सी धागा होता है वो टूट जाता है। कबीरदास जी कहते हैं जो प्यार की डोरी है इस संबंध में की बहुत मजबूत होती है, लेकिन धागा बहुत पतला होता है, एक बार टूटने से फिर से नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी, तो बीच में एक अंतर विरोध पड़ा रहेगा। तो समाज में गांठें पड़ी रहें, ग्रंथियां, नॉट्स, मतलब नॉट्स आर नॉट गुड, तो वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए आश्रम व्यवस्था एक क्रमिक व्यवस्था। अब 75 के बाद 100 तक संन्यास आश्रम, उसके बाद कौन बचता है कौन नहीं बचता है बहुत अलग चीज, लेकिन जो बचता है वह सबके लिए पूजनीय हो जाता। अरे दादाजी 100 वर्ष क्रॉस कर गए, अब सबके लिए वो दादाजी हैं, मतलब 50 साल वाला भी उनको दादा कह रहा है, 10 साल वाला भी दादाजी, और 60 साल वाला भी उनको दादाजी बोल रहा है। तब वह साधु होते हैं, उन्होंने उम्र तो साधु। तब वो कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उनका ज्ञान काफी है, उनकी जात पूछने का। ऐसे साधु कहीं चले जाएं, समाज उनका सम्मान करता है। लाल चौंगा पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के साधु नहीं। जैसे कहावत है कि मूड मुड़ाई और भय सन्यासी, ये तो भगोड़ेपन की। कुछ लोग जो पिछले जन्मों के कृत्य से ब्राह्मण बने हैं, अगर जन्म जन्मांतर किया, ऐसे लोग फिर आडंबर नहीं करेंगे, गेरुआ वस्त्र भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं।
तो जो एक ब्रीड है साधुओं की, वह समाज के लिए ठीक नहीं। जो भीख मांगते नजर आए, उनके लिए आश्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। हो सकता है उसमें से 50% किसी काम में लग जाए, वो मजबूरी में साधु बने या एब्सकॉन्डर हो समाज के। जो रियल साधु है वो 100 बरस के ऊपर, और ऐसे लोग जहाँ जाएंगे उस घर का सम्मान बढ़ेगा। खाना तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि एक बुजुर्ग हमारे यहाँ आया 100 साल का चल गया, ये मेरे अहोभाग्य कि मेरे घर में इतना बड़ा आदमी आया। और उसके बाद अगर उम्र संभाले रखें तो वो सेज की श्रेणी में जाते हैं। जैसे स्वामी शिवानंद है, जो जिक्र किया है, और आज उस जिक्र के 20 बरस बाद भी हमसे जिसने जिक्र किया, उनका संरचना शारीरिक वैसी ही बताई है और उनकी बहुत थोड़ी सी आवश्यकता है। अगर हम तो मिलने का मौका नहीं लगा, तो लोग बताते हैं कि मेरे दादाजी भी उनको ऐसे ही देखते आए हैं, कितनी उम्र है, लेकिन वो साध लिए हैं, इसलिए वो सबके सम्मानीय हो गए। तो जो ऐसा होगा वो सम्मानीय हो, चाहे कोई भी हो। तो ये 5वां वर्ग साधु। उसके बाद सेजहुड, भगवत प्राप्त। तो ये एक वर्ण व्यवस्था कही जा सकती है। इसी से योग व्यवस्था भी निकली है और इसी से जाति व्यवस्था। तो आज जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो वर्ल्ड में अगर देखें तो एक जाति है प्लानर, साइंटिस्ट, एग्जीक्यूटर, प्लानर, साइंटिस्ट। दूसरा है पॉलिटिकल क्लास, फाइटर। तीसरा बनिया क्लास, बिजनेस क्लास। और चौथा है सर्विस क्लास। ये तुम अमेरिका में देख लो, जापान में देख लो, कोरिया में देख लो, चाइना में देख लो और इंडिया में भी देख लो, तुमको कॉमन दिखेगी। अब नाउ व्हेन यू नेम इट, तब हो सकता है कि आप ब्राह्मण बोल दो प्लानर को, साइंटिस्ट को, कि जो ब्रह्म की खोज में है। जो फाइटर है, पॉलिटिकल क्लास है, वो क्षत्रिय हो गई, चाहे कोई भी हो। जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया, बनिया हो गया, व्यापारी हो गया। जो सेवा कर रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट में हो, वह शूद्र हो गया, सेवादार हो गया या नौकर हो गया। नौकर अच्छा शब्द नहीं, वह सेवादार। तब लेकिन समस्या तब होती है कि जब मेरी ब्रांडिंग हो जाती है। मैं बचपन में जो था वो बुढ़ापे में भी वही रहूँ। मैं तो ट्रांसग्रेस कर गया हूँ उम्र। तब मैं इंजीनियर की नौकरी करता था, आज तो मैं प्लानर में हूँ, साइंटिस्ट हूँ। तो हमको ब्राह्मण होना चाहिए। अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ, इस उम्र को पार कर गया हूँ 50 से 75, तब मेरे को क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए। अगर घर में बच्चे थे, उनका ख्याल कर रहे थे, तो हमको वैश्य कर, और जब बचपन में था ब्रह्मचारी, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज अगर हम इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं और 60 साल बाद भी कहे ये आ गया इंजीनियर, आ गया नौकर, तब समस्या है। ये झाड़ू लगाता है, ये झाड़ू वाला, ब्रांडिंग वैसे हो, तब समाज में दिक्कत है। तब क्या होता है कि ये चीज़ें आती तब हैं जब आप अपनी सुरक्षा को दाव पे लगा देते हैं और कोई एक बड़ी व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। तब क्या होता है कि जो काम जो कर रहा है वही करता रहेगा। तब वर्टिकल डिवीजन हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ नहीं हो पाता है, क्योंकि सोसाइटी इतनी फ्री नहीं। तब जो झाड़ू वाला हो गया उसका काम निकृष्ट समझा जाने लगा। अरे बचपन में सब झाड़ू लगाते थे। अब हालत यह है कि सबके पास चमड़ी है, रोज अपनी चमड़ी से प्यार करते हैं, लेकिन जो इस चमड़ी का काम करते हैं उससे नफरत करते हैं। रोज अपना बाथरूम तो रोज साफ करते ही, लेकिन जो दूसरों का बाथरूम साफ करते हैं उनसे लोग नफरत करने लगे, जबकि वो तो कितना महान काम है। कि तुम देखोगे छोटे बच्चे अगर टॉयलेट कर देते हैं तो अंकल आंटी भी साफ नहीं करते हैं, उनके मम्मी पापा का इंतजार किया जाता है और माँ बाप को कोई शर्म नहीं आती। तो जो सबका साफ कर रहा है वो तो सबके माँ बाप का जैसा काम कर रहा है और उससे नफरत है। तो अगर क्लीनर से नफरत है तो एक समझ लो कि माँ बाप से नफरत हो रही है बड़े में। अगर चमड़ी के काम से नफरत हो रही है तो ये समझ लो कि आगे जाके आपको लोगों के स्किन कलर से दिक्कत है और ऐसा दिख रहा है। तो करेक्शन तो हमको इंटरनली करना है, और करेगा कौन? जिसको समझ है। तो सफ़ेद जो दाढ़ी वाले हो गए हैं, सफ़ेद वाले जिनको ब्राह्मण कहा जा सकता है, उनको सबसे पहले ठीक करना होगा।
उनकी सुनी जाती। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि समाज ने सबसे पहले तो उन्हीं को कमज़ोर कर रखा है कि वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं या सम्मानीय नहीं रह जाते हैं। सब व्यापारी हैं, और सब व्यापारी हैं तो हम अपना पैसा खुद खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। पूरे आश्रम व्यवस्था में यह व्यवस्था थी कि बच्चा तो पढ़ाई करेगा, वानप्रस्थ वाला घर के बाहर वाले मामले सुलटाएगा, और जो संन्यास आश्रम में वो बाहर जाके रहेगा। तुम्हारे बच्चे जो स्कूल जाएंगे और दूसरों के बच्चे स्कूल जाएंगे, या न्याय व्यवस्था ठीक है वह देखेगा, तो उनका खाना पीना, तो जो घर में रहेगा वही ना खाना पीना बनाएगा। तब गृहस्थ आश्रम वाले की जिम्मेदारी बनती थी कि वह वानप्रस्थ आश्रम को, वह संन्यास आश्रम को और ब्रह्मचर्य आश्रम के भोजन की व्यवस्था करे, उनके कपड़े की व्यवस्था करे, उनकी रोजमर्रा की चीज़ों की व्यवस्था करे। तो गृहस्थ आश्रम 3 को चलाएगा। और समाज में गृहस्थ आश्रम किसका है? बनिए का। तो बनिए की जिम्मेदारी बनती है वह सेवादारों को पैसे दे जो सेवा कर रहे हैं, या स्कूल में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उनका ख्याल रखे। जो वानप्रस्थ आश्रम में है या पॉलिटिकल क्लास है, फाइटर क्लास है, सेना, उसका ख्याल करे। और जो न्याय व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, सम्मानी है, संन्यास, तीनों को व्यवस्था को पैसा दे। आज हो क्या रहा है कि बनिया समाज में व्यापारी सारा पैसा खुद खाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम देखोगे शारीरिक लक्षणों की तरफ से कि लोगों के पेट बड़े हो गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वर्गीकरण था वह शरीर के हिसाब से भी हो सकता है कि हाथ पैर सेवा करते हैं तो उनको सिंबलाइज किया गया कि हाथ पैर शूद्रों। पेट और प्रजनन क्षमता पेट के आसपास जो है वह ग्रस्त से जोड़ी गई या समाज में वैश्यों से जोड़ी गई, तो वह पेट है। छाती क्षत्रियों से जोड़ी गई, गर्दन क्षत्रियों से जोड़ी गई, और तो सीना मजबूत होना चाहिए, और सिर ब्राह्मण से जोड़ा। तो लोगों का दिमाग नहीं रह गया है, लोगों में सामर्थ्य कम रह गई है, तिकड़म रह गई है जो पेट में सेंसेस से निकलती है, और पेट लोगों के बड़े हो गए, हाथ पैर पतले पतले हैं। तो बड़ी विडंबना है। तुम जितने भी मुल्क देख लो जो कैपिटलिज्म का बढ़ावा देते हैं, वहाँ एक वर्ग है जिसके पेट बहुत मोटे, शारीरिक क्षमता उनकी है, लड़ने की क्षमता वो हायर करते हैं, और पेट हो जाएगा तो गैस बनेगी तो दिमाग तो काम करेगा। हाथ पैर पतले पतले, पेट जबरदस्त, ऐसा एक सिनेरियो। तो कमोबेश जब हम ठीक करेंगे तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही पेट ठीक होगा हाथ पैर में जान आएगी। मतलब अगर इंडस्ट्रीज में मालिक ठीक है, समाज में बिजनेसमैन ठीक है, तो सर्विस क्लास को पैसा ठीक ठाक मिलेगा। उसका लूट खसोट से ही तो पेट बड़ा हो रहा है। क्षत्रिय वर्ग ठीक होगा, जो समाज में गलतियां फैल रही हैं, कोई किसी के अपराध में बोलता नहीं, उसको क्या मतलब। और पैसा वाला तो अपनी थोड़ी बहुत सुरक्षा करेगा, सामाजिक सुरक्षा से उसको मतलब नहीं। तब सामाजिक सुरक्षा ठीक होगी और समाज में ज्ञान रहेगा, चीज़ों पर नज़र रहेगी, तब ब्राह्मण समाज। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैटर्न बिगड़ गया है, शरीर का बिगड़ गया, समाज परिवार का बिगड़ गया, समाज का बिगड़ गया। इसलिए सब जगह समस्याएं बहुत सारी खड़ी दिखती हैं और हल निकलता नहीं। हल जबकि सिंपल है, अपनी आप को ठीक कर लो, अपने को ही ठीक कर लो, तो तुम पाओगे कि तुमको ना गैस बन रही है, तुम 2-4 किलोमीटर दौड़ सकते हो, पैरों हाथों में ताकत है, अपना काम खुद कर सकते हो, कोई दुश्मन आ जाए तो लड़ सकते हो, दिमाग अपना है। तो अपने शरीर की व्यवस्था ठीक करोगे तो शायद परिवार पे बोझ की बजाय सहयोग बनोगे। परिवार ठीक रहेगा तो समाज पे बोझ की जगह सहयोग बनेगा, और समाज भी ठीक रहेगा तो यही तो चाहिए है कि समाज ठीक रहे, तो सब वातावरण ठीक रहे। कोशिश हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए तो ये ठीक हो जाए, हम पहले क्यों ठीक हो, जबकि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि पहले हम ठीक हो।